All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, continuing our practice past paper questions of marginal costing, we completed, we attempted three past paper questions of marginal costing limiting factor. हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के लिमिटिंग फैक्टर के तीन तो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं। इसके अलावा हमने प्रैक्टिस में काफी क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। राइट, लिमिटिंग फैक्टर का टॉपिक हमारा डन हो गया, काफी हद तक कंप्लीट हो गया। काफी हद तक नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द पास्ट पेपर सेशन बट ऑफ जनरल मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब नॉट स्पेसिफिक टू लिमिटिंग फैक्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग का लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ एक पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग का। हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जिसमें ब्रेक इवन आ जाता है, जिसमें वेदर टू मेक और बाय आ जाता है, वेदर टू एक्सेप्ट ऑर्डर बिलो सेलिंग प्राइस और नॉट आ जाता है, वेदर टू कंटिन्यू प्रोडक्शन और नॉट आ जाता है। बहुत सारे डिसीजंस मार्जिनल कॉस्टिंग के, बहुत सारे एलिमेंट्स और भी हैं। तो हम जो आज क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं वो लिमिटिंग फैक्टर से बिल्कुल हटकर है। इसमें प्योर मार्जिनल कॉस्टिंग का एलिमेंट मौजूद है। देखते हैं ये एग्जामिनर क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। दिस इज अक्टूबर नवंबर 23, वेरिएंट 23, पेज नंबर 510 ऑफ योर पास पेपर। आपकी पास पेपर बुकलेट का पेज नंबर 510, अक्टूबर नवंबर 23, वेरिएंट 23। देखते हैं एग्जामिनर इस सवाल में हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमें इंफॉर्मेशन को कैसे इंटरप्रेट करना है और एग्जामिनर के क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देव मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी। मस्त तरीका है ये, बेहतरीन तरीका है ये, जैनजी वाला तरीका है ये लिखने का। हाँ, आई आई लग रहा है, आई राइट, ए है जबकि ये आई एंड बी, राइट, ए एंड बी। तो देव है, दो प्रोडक्ट्स बनाता है, ए और बी। ही ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सर वो मार्जिनल कॉस्टिंग का सिस्टम फॉलो करता है। कह रहे हैं एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो ये चेक कर लीजिएगा। कह रहे एक डिफरेंस बता दो मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। एक डिफरेंस मांगा है, मुझे दो डिफरेंस पता है ना, मैं दोनों डिफरेंस प्रोवाइड कर देता हूं आपके सामने, नोट कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सर, मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस ऑन टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेयर एज absorption costing focuses on total fixed, total cost, पूरी कॉस्ट, टोटल कॉस्ट पर यूनिट। तो देखो ये एक डिफरेंस हो गया। ये आप लोगों को ये बात पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का सारा फोकस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर होता है, राइट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फोकस होता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट पे, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, वेरिएबल भी और फिक्स भी मिलाकर। ये तो एक डिफरेंस हो गया ना, वन। मैं आपके सामने एक और डिफरेंस यहां पे मेंशन कर देता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग कंसिडर फिक्स कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, क्या हो गया अब्दुल्ला, एक दफा देख लो। आपका स्पीकर या वो खराब होगा, मेरे पास बिल्कुल
वॉइस मेरी पूरी आ रही है यहाँ पे सामने। चलें। मार्जिनल कॉस्टिंग कंसिडर्स फिक्स कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट, वेयर एज absorption costing considers fixed cost as unit cost. तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट यूनिट कॉस्ट के तौर पे कंसिडर की जाती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक आप लोगों ने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ी ही नहीं, तो आप लोगों को इसका मतलब नहीं समझ आएगा। लेकिन आप लोगों को यह जरूर पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को टाइम पीरियड कॉस्ट कंसिडर करते हैं कि भाई ये तो टाइम पीरियड की कॉस्ट है ही है। रेंट तो पे करना ही करना है, यूटिलिटीज तो पे करनी ही करनी है, और एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन की वो कॉस्ट होती है। बहरहाल एक डिफरेंस मांगा था हमने, दो डिफरेंस यहां प्रोवाइड कर दिए। आगे एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, इसकी डिस्क्रिप्शन हमारी बनती है, डायरेक्ट कॉस्ट आर attributed to a unit, whereas indirect costs are usually in general। तो डायरेक्ट कॉस्ट को हम एक यूनिट पे एट्रीब्यूट करते हैं, कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट कॉस्ट को ये यूनिट से नहीं होती, बल्कि प्रोडक्ट से नहीं होती, जनरल होती है, तभी इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक हो गया, एक डिफरेंस हमने ये बता दिया। आगे कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ब्रेक इवन पॉइंट, तो अब आप ये चेक करो, हमसे कह रहा है ब्रेक इवन पॉइंट, अब मतलब पूछ रहा है, स्टेट द मीनिंग, मतलब पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो हम मतलब कैसे बताएंगे, चेक कीजिएगा, मीनिंग कैसे बताएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। कंप्लीट है, एक नंबर है, काफी है। इट इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज नो प्रॉफिट, नो लॉस। और हम ये भी कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, ये इक्वेशन भी बन सकती है, ये डेफिनेशन भी बन सकती है, ये मीनिंग भी बन सकता है। आगे हमसे कह रहा है स्टेट द मीनिंग ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करना है। यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नंबर ऑफ यूनिट्स, number of units that are sold above break even level। तो ये देखें, जितने यूनिट्स हमने ब्रेक इवन लेवल से ज्यादा बेचे हैं, ऊपर बेचे हैं, उसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये डिस्क्रिप्शन हो गई हमारी। तो ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां पे कंप्लीट हुआ, इसको डिफाइन कर दिया हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को, राइट। अब हमसे आगे पार्ट डी में थ्योरी ही पूछे जा रहा है, नोट कीजिएगा। कह रहा है स्टेट थ्री सिचुएशंस वेयर मार्जिनल कॉस्टिंग कैन हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो ये चेक कीजिएगा, कह रहे तीन सिचुएशंस बताएं जहां मार्जिनल कॉस्टिंग बिजनेस को डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकता है। अब आपको याद होगा हमने तीन नहीं बल्कि पांच सिचुएशंस इसकी पढ़ी हैं। मैं आपके सामने पांचों, बल्कि एक और, आज एक और भी लिख दूंगा, छह सिचुएशंस आपके सामने लिख दूंगा, चेक कीजिएगा।
Marginal costing can help businesses with break even. चेक कीजिएगा, break even. Marginal costing can help business with the decision making of break even. Number two, setting the selling price. Right, selecting the selling price. Third, तीसरा, whether to accept order below normal selling price. तीन हो गए. चार, limiting factors. पांच, whether to make or buy. Last, whether to continue. Whether to continue production or not. तो ये चेक कर लीजिए, हमसे 3 सिचुएशंस मांगी, हमने 6 सिचुएशंस दे दी. ये सारी सिचुएशंस हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि क्या उसे नॉर्मल सेलिंग प्राइस से नीचे ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, बिजनेस को लिमिटिंग फैक्टर्स को किस तरीके से मैनेज करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, और अगर कोई कंडीशन है तो उसे पूरा कैसे करना है. क्या खुद बनाएं या रेडीमेड खरीद लें, या प्रोडक्शन कंटिन्यू करें या ना करें, ये सारे बड़े फैसले हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग हमें मदद करता है इन तमाम फैसलों में. तो आप ये चेक कर लें, अब तक हमारे पास काफी डिटेल में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एलिमेंट मौजूद है. नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं. अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल साइड लेकर आ रहा है. मार्जिनल कॉस्टिंग की न्यूमेरिकल साइड क्या कह रहा है? कह रहा है देव्स बिजनेस ऑपरेट्स फ्रॉम वन रेंटेड फैक्ट्री. अब अंडरस्टैंड करना, मुझे उसने प्रीवियस पेज पे बताया था कि देव के दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी. ठीक है ना, वो दो प्रोडक्ट्स बनाता है, ए और बी, और दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक फैक्ट्री से ऑपरेट हो रहे हैं या एक फैक्ट्री में बन रहे हैं, और वो फैक्ट्री रेंट पर है. ये हमें अब बता रहा है. ठीक है ना, आगे है द फोरकास्ट डाटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024 इज एज फॉलोस. तो अब हमें जो फोरकास्ट डाटा प्रोवाइड कर रहा है 31 दिसंबर 2024 का, चेक करना जरा, 31 दिसंबर 2024 ईयर एंडिंग. ईयर एंडिंग पूरे साल की इंफॉर्मेशन है ये हमारे सामने. तो दिस कॉलम represents the information about product A and this column represents the information about product B. तो अब आप बहुत गौर से देखिएगा, आपके पास दो कॉलम्स हैं तो दो प्रोडक्ट्स हैं. ए की भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है और बी की भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है. हम दोनों इंफॉर्मेशंस को जरा चेक करते हैं कि एग्जामिनर हमें क्या बताना चाह रहा है और क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. सबसे पहले एग्जामिनर हमें रेवेन्यू प्रोवाइड कर रहा है दोनों यूनिट्स के, 60,000 यूनिट्स एट $11. तो ये ए की बात कर रहा है. अच्छा, एट $11 का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि $11 इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट? $11 is the selling price per unit. Is this right? ऐसे ही है ना, $11 सेलिंग प्राइस है पर यूनिट हर, और ए की सेलिंग प्राइस $11 है और उसके 60,000 यूनिट्स बेचे गए हैं या जा रहे हैं
फोरकास्ट है तो जाएंगे, ये फोरकास्ट डाटा है, तो इसका मतलब है इतने यूनिट्स बेचे जाएंगे, 60,000 यूनिट्स बेचे जाएंगे ए के, और $11 सेलिंग प्राइस पे बेचे जाएंगे। 80,000 यूनिट्स एट 8.5 फॉर बी। तो अब आप चेक करो, बी के 80,000 यूनिट सेल किए जाएंगे, लेकिन उनकी सेलिंग प्राइस है 8.5 पर यूनिट, तो बी की सेलिंग प्राइस ए से कम है। ठीक है, अब आप ये देखें, हमें डायरेक्ट मटेरियल्स अवेलेबल हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे ये बताओ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ये वेरिएबल ओवरहेड्स, मुझे ये बताओ क्या ये आपको पर यूनिट अवेलेबल है या टोटल अवेलेबल है? ब्रैकेट क्यों है? ब्रैकेट इसलिए कि कॉस्ट माइनस हो रही है रेवेन्यू में से। ब्रैकेट इसलिए कि ब्रैकेट जो है ना, कॉस्ट माइनस हो रही है, कॉस्ट नेगेटिव होता है ना। अच्छा, मेरा जो सवाल है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। मैं जो सवाल पूछा हूं उसका जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, ये हमें पर यूनिट दिए हुए इंफॉर्मेशन या टोटल इंफॉर्मेशन दी हुई है? ये हमें पर यूनिट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या टोटल? सर हमें ये इंफॉर्मेशन टोटल में अवेलेबल है, ये इंफॉर्मेशन हमें टोटल में अवेलेबल है। और टोटल सुन लो, टोटल ए के 60,000 यूनिट्स और टोटल बी के 80,000 यूनिट्स। तो अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल्स 192,000 को 60,000 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मटेरियल पर यूनिट मिल जाएगा? यस और नो? यस और नो? अगर मुझे, अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल ए के 192,000 को डिवाइड बाय 60,000 कर दूं तो मुझे मटेरियल पर यूनिट मिल जाएगा? यस सर। मैं ये काम करूंगा भी आपके सामने। एक चीज नोट कर लीजिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। सर डायरेक्ट मटेरियल इस क्वेश्चन में, ये चेक कीजिएगा, डायरेक्ट मटेरियल इस सवाल में, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर, ये भी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। सुपरवाइजर फिक्स्ड सैलरीज, सुपरवाइजर की फिक्स्ड सैलरीज, दोनों प्रोडक्ट के सुपरवाइजर्स हैं। ए का सुपरवाइजर अलग बंदा है और बी का सुपरवाइजर अलग बंदा है, और ये इनके प्रोडक्ट्स की रिलेटिव फिक्स कॉस्ट है। ये इनके प्रोडक्ट्स की रिलेटिव फिक्स कॉस्ट है, रेलेवेंट फिक्स कॉस्ट है। ए के सुपरवाइजर की सैलरी है 60,000, बी के सुपरवाइजर की सैलरी है 35,000, और ये फिक्स्ड है, नाम से लिखा हुआ है। एक बात समझिएगा, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स है, इसका मतलब आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ए के 60,000 यूनिट्स के बजाय अगर ये 50,000 यूनिट्स भी होते तब भी इसकी सैलरी यही होती, और अगर ये 60,000 की जगह 65,000 यूनिट्स होते ए के, तब भी इसकी सैलरी यही होती। फिक्स्ड है, लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रहा, ये खुद इधर लिखा हुआ है, फिक्स्ड सैलरीज। अच्छा, फिर हमारे पास है वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है ना। हाँ, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग सैलरी, दोनों अलग अलग सुपर, दो अलग अलग लोग हैं, दो अलग अलग लोग हैं। एक ही फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री तो एक ही है, फैक्ट्री एक ही है, राइट, जहां ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है, लेकिन ए का सुपरवाइजर अलग है और बी का सुपरवाइजर अलग है। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स में हमारे पास ये चेक करना, ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड्स है ना, ये वेरिएबल कॉस्ट है। आगे चेक कीजिएगा, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा, ये फिक्स्ड फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री के। आप ये चेक करो, ये फिक्स कॉस्ट है और ये फैक्ट्री के ओवरहेड्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब समझना, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट नाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये बात समझा रहा हूं, समझिएगा सुकून से, तसल्ली से, इत्मीनान से। देव के पास जो फैक्ट्री है,
रेंट पे उस फैक्ट्री के अंदर दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, ए और बी। ए बनाने का सुपरवाइजर अलग है और बी बनाने का सुपरवाइजर अलग है, उनके मटेरियल भी अलग है और लेबर भी अलग है, उनके वेरिएबल ओवरहेड्स भी अलग हैं, वो हमारे सामने अवेलेबल हैं। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बन रहे हैं, ए और बी? यस और नो? क्या ये दोनों एक ही फैक्ट्री में बन रहे हैं, ए और बी? अच्छा मुझे ये बताएं, रेंट फैक्ट्री का होगा या ए और बी का होगा? रेंट फैक्ट्री का होगा या ए और बी का होगा? यूटिलिटीज फैक्ट्री की होंगी या ए और बी की होंगी? सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की होगी या ए और बी की होगी? द आंसर इज फैक्ट्री की होगी, राइट right? सारे ये जो कॉस्ट है, रेंट, सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, यूटिलिटीज, डेप्रिसिएशन, सर ये फैक्ट्री के होंगे, ए और बी के नहीं होंगे। तो अंडरस्टैंड करना इस बात को, फैक्ट्री के टोटल फिक्स ओवरहेड्स हैं 77,000। फैक्ट्री के टोटल फिक्स ओवरहेड्स हैं 77,000, जिसमें से देव ने ए को एलोकेट किए हैं 33,000 और बी को एलोकेट किए हैं 44,000। प्रोडक्ट ए bears $33,000 of factory's fixed cost. Product B bears $44,000 of factory's fixed cost. दोनों की मिला के $77,000 की फिक्स कॉस्ट है। मैं आपसे एक सवाल यहां पे पूछूंगा। अच्छा मुझसे अभी ये नहीं पूछिएगा कि ये 33 और 44 कैसे आया, ये देव ने हमें बताया भी नहीं है और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें ये पूछना भी नहीं है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें लेना देना भी नहीं है कि सर ये 33 और 44 कैसे आया होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है और देव ने हमें सिस्टम भी नहीं बताया इसका। बस ये अंडरस्टैंड कर लो कि जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसकी मंथली, उसकी एनुअल, ईयर की इंफॉर्मेशन है, उसकी एनुअल फिक्स कॉस्ट है 77,000। अब मैं आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूं, मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। सर प्रोडक्ट ए बने ना बने, ज्यादा बने कम बने, प्रोडक्ट ए बने ना बने, ज्यादा बने कम बने, क्या ये 77,000 की फिक्स कॉस्ट रहेगी? यस और नो? यस और नो? ये $77,000 की फिक्स कॉस्ट रहेगी, चाहे ए बने, ज्यादा बने, कम बने, प्रोडक्ट बी बने, ज्यादा बने, कम बने, व्हाटसोएवर, ये $77,000 की फिक्स कॉस्ट रहेगी। इज इट राइट? इज इट राइट? ऐसा ही है ना? अब आप ये चेक करना, प्लीज गौर से नोट करना, मैं यहां पे क्या करने जा रहा हूं। यहां पे मैं जितनी वेरिएबल कॉस्ट है ना, एक, दो, तीन, इनको जरा पर यूनिट करने जा रहा हूं, पर यूनिट। अच्छा मुझे नहीं पता कि आगे मुझे ये काम में आएगी पर यूनिट इंफॉर्मेशन या नहीं, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए और आज एक्सप्लेनेशन के लिए कि हम एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो आपको इंफॉर्मेशन की इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। ये बात मैं आप लोगों को डे वन से बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन करते हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, राइट? तो मैं ये एक, दो और तीन मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स को पर यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। पहले मैं काम करने जाऊंगा ए के ऊपर। ए के ऊपर 192,000 डिवाइड बाय 60,000,
चेक कीजिएगा 3.2। तो इसका मतलब है मटेरियल पे लग रहा, एक यूनिट पे लग रहा है 3.2। ए के एक यूनिट का मटेरियल है 3.2 डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट फॉर ए। इसके बाद 156,000 डिवाइड बाय 60,000, 2.6, 2.6। ठीक है। इसके बाद फिक्स फिक्स सुपरवाइजर की तो फिक्स सैलरी है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड्स है 114,000 डिवाइड बाय 60,000, 1.9। तो अब आप ये चेक कर लो, मैंने ए के 1 यूनिट की मटेरियल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स निकालिए। अब मैं प्रोडक्ट बी पे काम कर रहा हूं। 256,000 डिवाइड बाय 80,000, राइट। 256,000 डिवाइड बाय 80,000। नहीं नहीं, उमर कासमानी 3200 नहीं, हाँ 3.2, 3.2, ये गलती नहीं करने की है। 3.2। अच्छा, अब आप ये चेक कर लो, ये चेक कर लो कि सर प्रोडक्ट ए और बी पे दोनों पे सेम डॉलर का मटेरियल लग रहा है, सेम डॉलर का। मैं सेम अमाउंट, सेम, हाँ अमाउंट नहीं बोलूंगा, सेम डॉलर। हो सकता है वो उसका मटेरियल महंगा हो बी का, हमें यहां बताया नहीं है, लेकिन सेम डॉलर का मटेरियल लग रहा है। अच्छा, लेबर भी सेम लग रहा है, अरे वाह भाई वाह। अभी चेक कर लेते हैं, 208 डिवाइड बाई 80,000, 2.6। कमाल हो गया भाई, कमाल, 2.6। और ये मुझे ये नहीं बोलना, ये भी ये सेम लग रहा है। हाँ, ये नहीं बोल दीजिएगा कि वेरिएबल ओवरहेड भी सेम लग रहे हैं। 152 डिवाइड बाई 80, 1.9। हाँ, ये दोनों सेम कैसे हो गए? अच्छा, ये कैसे, अभी 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 चेक कर लेते हैं, अभी एक वेरिफिकेशन। मुझे तो डाउट लग रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। अभी एक एक मिनट चेक कर लेते हैं। 3.2 प्लस 2.6 प्लस 1.9, इसका मतलब है एक यूनिट $7.7 का बन रहा है। एक यूनिट $7.7 का बन रहा है। 7.7 मल्टीप्लाइड बाय 60,000, 462,000, और 192 प्लस 156 प्लस 114, यस 462। तो ये अच्छा, एक यूनिट $7.7 का बन रहा है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों की सेम है फॉर ए एंड बी, दोनों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम है। अच्छा, अब जरा इस लाइन को पढ़ लीजिएगा, इस लाइन को पढ़ लीजिएगा। द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। देव ने हमें यहां बता दिया कि जो फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट है उसे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से दोनों के ऊपर डिवाइड कर रहा हूं। आप लोग एक काम करें, कैलकुलेटर्स उठाएं, जल्दी से कैलकुलेटर्स उठा लें। अभी आपको बात समझा देता हूं, अभी बात समझा देता हूं, जल्दी से कैलकुलेटर्स उठा लें। ये बताएं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल कितने हैं? टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल, जो मैंने निकाली है वैल्यू आपके सामने। सर टोटल फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 77,000, ठीक है ना। और टोटल दोनों के मिला के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? टोटल दोनों के मिला के कितने यूनिट्स बन रहे हैं? सर टोटल दोनों के मिलाकर 140,000 यूनिट्स बन रहे हैं, 140,000। तो कह रहा है जो फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट है ना, मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट से, यूनिट से। तो 77,000 डिवाइड बाय 140,000, क्या हमें एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट मिल गई? क्या हमें एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट मिल गई? 0.55। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे राइट नाउ, आप कैलकुलेशंस कर रहे होंगे।
77,000 की टोटल फिक्स कॉस्ट है और टोटल यूनिट्स है 140,000। तो जब हम इस 77,000 को 140,000 से डिवाइड करेंगे तो एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट आ गई। मल अब्दुल्ला अब्दुल्ला का क्वेश्चन आया है एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हिज पॉइंट इज एब्सोल्युटली राइट। सर क्या ये एब्जॉर्प्शन नहीं हो गई? अब्दुल्ला बिल्कुल ये एब्जॉर्प्शन हो गई, 100%। एब्जॉर्प्शन का वन ऑफ द मेथड यही होता है। मैं इस बात पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात बताने में कोई हर्ज नहीं है, इसको एक्सप्लेन करने में इसको एक्सप्लेन करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, टेक्निकली एब्जॉर्प्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, हम उसको टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं अभी फिलहाल उस पर जाना नहीं चाह रहा। राइट नाउ वी आर स्टिल एट मार्जिनल कॉस्टिंग, वी रिमेन एट मार्जिनल कॉस्टिंग। इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस बात को जो देव ने यहां पर हमें बात बोली है उसको समझना मुश्किल नहीं है कि फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट को वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब 77,000 की कॉस्ट को वो 140,000 यूनिट्स पे डिवाइड कर रहा है। एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट आ गई 0.55। अब आप उसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 33,000 की फिक्स कॉस्ट आ गई। और आप उसको 60,000 के बजाय 80,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास 44,000 की फिक्स कॉस्ट आ गई। बस ये समझाना चाह रहा था, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे देखिएगा, ए का प्रॉफिट आ रहा है, ए इज गिविंग देव प्रॉफिट, बी इज गिविंग देव लॉस। ये चेक कर लीजिएगा, ए जो है वो प्रॉफिट दे रहा है, बी जो है वो लॉस दे रहा है। ठीक है ना? देव को ए से प्रॉफिट हो रहा है और बी से लॉस हो रहा है। आगे चलते हैं। कह रहा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर ए। अब आप हमें नॉट नॉट एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली अब्दुल्ला इज आस्किंग ओवर हियर वंस अगेन अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि सर ये नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से लॉस आया है। नॉट एग्जैक्टली सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से नहीं, मतलब जाहिर सी बात है नंबर ऑफ यूनिट्स की वजह से उसके ऊपर फिक्स कॉस्ट ज्यादा चली गई, फिक्स कॉस्ट उसको ज्यादा बेयर करनी पड़ रही है, 11,000 फिक्स कॉस्ट ज्यादा बेयर कर रहा है। लेकिन ये अकेली रीजन नहीं है, इसकी एक और रीजन भी है इसकी। हाँ एग्जैक्टली उमर कासमानी ने पॉइंट दिया ना कि सेलिंग प्राइस भी तो लो है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अंडरस्टैंड करना, दोनों की टोटल वेरिएबल कॉस्ट सेम है, तो फिर बी की सेलिंग प्राइस लो क्यों है? इज दिस राइट? तो फिर बी की सेलिंग प्राइस लो क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो खैर आगे चलते हैं, नोट कीजिएगा, अब इस पे फोकस करेंगे, बाद में आएंगे। कह रहे कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फॉर ए। कह रहा है ए के ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। कह रहा है ए का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालो, इन यूनिट्स। फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप सबको पता है कि ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स में फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ये फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं आंसर से हट के आपके सामने इधर शो कर रहा हूं। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये लीजिए, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फॉर ए, मतलब फॉर ए और बी दोनों। राइट? तो अब ए की टोटल फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 60,000 एंड 33,000, 93,000। चेक कर लीजिएगा, ब्रेक इवन यूनिट्स 93,000। ठीक है?
डिवाइड बाय 93,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की मैं वर्किंग यहां पे करूंगा, ये चेक कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की मैं यहां पे वर्किंग करूंगा। ये कैसे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ए की सेलिंग प्राइस है $11, ठीक है। ए की सेलिंग प्राइस है $11, राइट। और इसकी हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी 7.7, मेरे ख्याल से 3.2 प्लस 2.6 प्लस 1.9, 7.7। तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारे पास 11 माइनस 7.7, 3.3 डॉलर, 3.3। इसका मतलब हर एक यूनिट पे $3.3 की बचत हो रही है। 93,000 की फिक्स कॉस्ट है, 93,000 डिवाइड बाय 3.3, 28,182 यूनिट्स, 28,182 यूनिट्स। ये चेक कर लीजिएगा, राउंड कर देंगे, राउंड 28,182 यूनिट्स राउंड कर देंगे। डेसिमल में आ रहे, राउंड कर देंगे। इसी तरीके से वो आगे कह रहा है ब्रेक इवन यूनिट्स निकालो बी के, ब्रेक इवन यूनिट्स फॉर बी, बी के यूनिट्स मांग रहा है हमसे ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन के लिए वंस अगेन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसकी सेलिंग प्राइस है 8.5, बी की सेलिंग प्राइस है 8.5, और बी के यूनिट्स, बी की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 7.7, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हमारे पास 8.5 माइनस 7.7, 8.5 माइनस 7.7, 0.8। सर 0.8 हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब्दुल्ला, यूनिट को मैंने राउंड अप किया है ना, राउंड ऑफ किया है। 28,181.8 आ रहा था, तो 28,182 यूनिट्स इस पे पहले भी बात कर चुका हूं। अच्छा, अब फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 0.8, ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट है 35 प्लस 44, 35 प्लस 44, 79,000, 79,000। चेक कर लीजिएगा, 79,000 डिवाइड बाय 0.8, तो आंसर आया 79,000 डिवाइड बाय 0.8, 98,750, 98,750 यूनिट्स। तो ये चेक कर लो, 98,750 यूनिट्स पे ब्रेक इवन होगा। अच्छा, तभी तो लॉस आ रहा है, ये देखो ना, इस बात को अंडरस्टैंड करो। बी के 98,750 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए, और वो तो 80,000 यूनिट्स ही बेच रहे हैं, तो ब्रेक इवन से कम बेच रहे हैं, लॉस। और उसके ज्यादा बेच रहे हैं, उसके तो 28,182 यूनिट्स पे ब्रेक इवन हो रहा है, उसके 60,000 यूनिट्स बेच रहे हैं। तो आपके सामने ब्रेक इवन इन यूनिट्स हमने निकाल दिए। अब आगे चेक करना, ये है असल मार्जिनल कॉस्टिंग। बाजाहिर दिखने में बड़ी खतरनाक लगती है, लेकिन जब आप एक दफा इस इंफॉर्मेशन को तमीज से, तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर लोगे ना, तो इंटरप्रिटेशन के बाद चीज बड़ी आसान हो जाएगी, फिर अटैम्प बड़ा आसान हो जाएगा। चेक कीजिएगा, कह रहा है देव इज कंसर्न्ड, क्या? देव इज कंसर्न्ड अबाउट द फोरकास्ट लॉस फॉर बी, ही इज कंसिडरिंग टू ऑप्शंस। तो देव जो है वो कंसर्न्ड है
जो बी का फोरकास्ट लॉस आ रहा है, राइट। देव कंसर्न्ड है जो बी का फोरकास्ट लॉस आ रहा है, दो ऑप्शंस कंसिडर कर रहा है वो। दो ऑप्शंस, ऑप्शन वन, रिप्लेस द करंट मॉडल बी विद एन अपग्रेडेड मॉडल बी। तो अब अंडरस्टैंड करना, क्योंकि बी का लॉस आ रहा था और देव कंसर्न था कि बी लॉस कर रहा है, तो वो उसके लिए कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। उसमें दो ऑप्शंस हैं बी देव के पास। पहला तो ये ऑप्शन है कि इस मॉडल को रोक के इसी का अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च किया जाए, इसको अपग्रेड कर लिया जाए। उससे होगा ये कि सेलिंग प्राइस, बी की सेलिंग प्राइस 10% बढ़ जाएगी। उसे होगा ये कि बी की सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज हो जाएगी, 10%। ठीक है ना? इंक्रीज द डायरेक्ट मटेरियल प्राइस बाय 0.45 पर यूनिट यूजिंग एन अपग्रेडेड मटेरियल। तो ये कह रहा है कि क्योंकि अपग्रेडेड मॉडल होगा तो अपग्रेडेड मटेरियल यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल की प्राइस हर यूनिट पे $0.45 बढ़ जाएगी। जो है ऑलरेडी वो तो है, उसमें $0.45 और ऐड हो जाएगा। फिर पे $18,000 फॉर एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू अनाउंस द अपग्रेडेड मॉडल। अब वो ये कह रहे हैं कि अपग्रेडेड मॉडल को मार्केट में लॉन्च करने से पहले $18,000 उसकी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे भी लगाने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, दिस इज फिक्स कॉस्ट, दिस इज फिक्स कॉस्ट। इसका बी के नंबर ऑफ यूनिट से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज फिक्स कॉस्ट, ये तो बेयर करनी ही करनी पड़ेगी ऑप्शन वन में। देव बिलीव दैट दिस विल रिजल्ट इन अ 20% इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ बी सोल्ड। तो अब आप ये देखो, देव ये बिलीव करता है कि इस सब के बाद क्योंकि अपग्रेडेड मॉडल हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी बी की और 20% एड ऑन हो जाएगी, राइट। मैं अभी फिलहाल ऑप्शन टू पे नहीं जा रहा, मैं फिलहाल ऑप्शन टू पे नहीं जा रहा। पार्ट जी पे फोकस करते हैं, पहले पार्ट जी पे फोकस करते हैं, फोकस कीजिएगा। कह रहा है कैलकुलेट द रिवाइज टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इफ ऑप्शन वन इज एडॉप्टेड। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, कह रहा है अगर देव ऑप्शन वन को एडॉप्ट करता है तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस पता करना है, टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अब मैं आप लोगों से जो सवाल पूछने जा रहा हूं उस पे फोकस कीजिएगा। सर द क्वेश्चन इज, क्या ऑप्शन वन में ए पे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या ऑप्शन वन में ए पर कोई फर्क पड़ रहा है? Is A getting affected in option one by any means? देव ने ऑप्शन वन में कहा कि बी का करंट मॉडल बंद करके उसे अपग्रेड करेंगे जिससे उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ेगी और उसकी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी और एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लगाना पड़ेगा तो उसके नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बिकेंगे। Does it anyhow affecting product A? The answer is no. No, sir. ऑप्शन वन में ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई रिपीट, ऑप्शन वन में ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सुन लीजिएगा मेरी बात,
ए का जो प्रॉफिट है वो एज इट इज यूज हो जाएगा। ए का प्रॉफिट एज इट इज यूज हो जाएगा। ए पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ए के यूनिट्स पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ए की सेलिंग प्राइस पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ए के वेरिएबल कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना ए की फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क पड़ रहा है। तो ए का प्रॉफिट तो एज इट इज यूज हो जाएगा। अब हमें बी का प्रॉफिट निकालना है ऑप्शन 1 के लिए। तो चेक कीजिएगा, मैं आपके सामने ना, मैं आपके सामने वर्किंग कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। मैं आपके सामने दो तरीकों से वर्किंग करूंगा, दो तरीकों से। एक वो, एक वो। इंटरनली प्रॉफिट कंपनी का तो फर्क होगा ना, ए पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ए के यूनिट्स चेंज नहीं हो रहे, ए की सेलिंग प्राइस चेंज नहीं हो रही, ए की वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, ए की फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही। तो ए ने जितना जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है वही प्रॉफिट है ए का। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, वही तो निकालना है, क्योंकि बी पे फर्क पड़ेगा। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, पार्ट जी में मैं दो तरीके से काम करके आपको दिखाऊंगा। एक वो जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं, डाउन टू द बेसिक्स, स्टिकिंग टू द बेसिक्स। और एक मैं आपको कंट्रीब्यूशन की मदद से डायरेक्ट शॉर्टकट वाला पार्ट दिखाऊंगा, डायरेक्ट शॉर्टकट वाला, ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाए, ताकि आपको दोनों तरीकों से अटैम्प्ट करना आ जाए। फोकस रखिएगा, जरा नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर मुझे ए पे तो कोई काम ही नहीं करना, काम ही बी के ऊपर करना है, ये चेक कर लीजिएगा। काम ही बी के ऊपर करना है। क्या बी की सेलिंग प्राइस रिवाइज हो रही है? यस और नो? जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, क्या बी की सेलिंग प्राइस रिवाइज हो रही है? यस सर, 10% सेलिंग प्राइस बढ़ रही है। बी की सेलिंग प्राइस 10% बढ़ रही है। चेक कर लीजिएगा, बी की अभी सेलिंग प्राइस है 8.5। राइट नाउ इट इज 8.5। तो 10% इसमें ऐड ऑन कर दें। 8.5 को 10% मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन कर दो, या डायरेक्ट 110% ले लो, एक ही बात है। तो सर ये रिवाइज सेलिंग प्राइस हो गई, इंक्रीज होने के बाद बी की सेलिंग प्राइस इंक्रीज होने के बाद हो गई 9.35। ये चेक कर लो, बी की सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गई, 9.35 तक हो गई, 10% इंक्रीज होने के बाद। अच्छा, अब बी की जो वेरिएबल कॉस्ट है उसमें सबसे पहला कॉस्ट है मटेरियल, उसमें सबसे पहली कॉस्ट है मटेरियल। देव इसको अपग्रेड करना चाह रहा है, तो मटेरियल पर यूनिट भी इंक्रीज हो रहा है, मटेरियल पर यूनिट इंक्रीज हो रहा है 0.45 से, 0.45 से। तो चेक कर लीजिएगा, राइट नाउ $3.2 लगते थे, $3.2, और 0.45 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3.65। मटेरियल लग रहा है 3.65, ये लीजिए, ठीक है ना। 3.65 का न्यू मटेरियल कॉस्ट हो गई, रिवाइज मटेरियल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ बी। अच्छा, लेबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट लेबर पे और वेरिएबल ओवरहेड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चेक करते जाइएगा, गौर से देखिएगा, इस पे कहीं भी लेबर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वेरिएबल ओवरहेड पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2.6, 1.9, 2.6, 1.9। मूसा, आपने बिल्कुल शुरू में यह सवाल पूछा था, देखो ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये कॉस्ट है सर। तो अब क्या मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा? क्या मुझे बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा यहां पे? बिल्कुल मिल जाएगा सर।
2.6, 1.9, 3.65 ऐड किया इन तीनों को। 8.15 माइनस 9.35, सर 1.2। 1.2 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। डॉलर 1.2 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। चेक कर लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आप मुझे ये बताओ, क्या यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं? क्या यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं? यस सर, 20%। 20% इंक्रीज हो रहे हैं। तो अभी कितने हैं? अभी 80,000 यूनिट्स हैं। 80,000 का 120% ले लेंगे तो ये हो जाएगा 96,000 यूनिट्स। 96,000 यूनिट्स। तो क्या बी का टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरे पास? क्या बी का टोटल रिवाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरे पास? तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से, 115,200। अब एंड में यहां पे लेस करूंगा बी की टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड में यहां लेस करूंगा बी की टोटल फिक्स कॉस्ट। पहले तो ये देख लीजिएगा गौर से, प्लीज ये देख लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल यहां पे एक और पूछूंगा। प्रोडक्ट अपग्रेड हो रहा है, बी अपग्रेड हो रहा है, क्या सुपरवाइजर स्टिल होगा? प्रोडक्ट अपग्रेडेशन हो रही है, क्या बी का सुपरवाइजर स्टिल होगा? इज दिस राइट? इज दिस राइट? बी का सुपरवाइजर होगा। और मुझे ये बताओ, क्या बी की फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट भी होगी? तो इसका मतलब ये तो फिक्स कॉस्ट है ही है। 35,000 और 44,000 ये तो अपनी जगह है ही है, ये तो रहेंगी। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आ रही है बी के ऊपर 18,000। 18,000 और ये सिर्फ बी के लिए की जा रही है, सिर्फ बी के लिए। तो इसे ए के ऊपर नहीं डिवाइड करेंगे। तो 35,000 प्लस 44,000 प्लस 18,000, 97,000। 97,000 ये आ गई टोटल फिक्स कॉस्ट बी की। क्या बी का प्रॉफिट निकाल लें हम? प्रॉफिट चेक कर लीजिएगा। सर बी का प्रॉफिट आया 18,200। ये है प्रॉफिट बी का। अब इसमें मैं प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं ए का। राइट, ए का प्रॉफिट ऐड कर रहा हूं। ए का प्रॉफिट है 1,05,000, उस पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अब आप मुझे ये बताओ, क्या टोटल प्रॉफिट आ गया हमारे पास इसका, बिजनेस का, रिवाइज होकर 123,200? ये लीजिए सर, ये आ गया हमारे पास रिवाइज टोटल प्रॉफिट पूरे बिजनेस का, ऑप्शन वन में। ऑप्शन वन में, इज दिस राइट? ऑप्शन वन में। सर ए का प्रॉफिट क्यों ऐड हो रहा है अली? बेटे उसने बोला टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस निकाल के दो। तो ए भी तो बन रहा है ना। ऑप्शन वन में सिर्फ बी में चेंज आ रहा है, ए तो अपनी जगह बन रहा है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इज दिस राइट? बात समझ आ गई? उसने रिक्वायरमेंट देखो, रिवाइज टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इज दिस राइट? बात समझ आ गई? ठीक है। अब मैं आपके सामने ऑप्शन टू पढ़ने जा रहा हूं। मैं आप लोगों के सामने ऑप्शन टू पढ़ने जा रहा हूं, इस पे फोकस कीजिएगा, ऑप्शन टू पे।
ऑप्शन 2, डिसकंटिन्यू प्रोडक्शन ऑफ बी। ये चेक करो, देव के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? देव के पास दूसरा ऑप्शन यह है कि बी को डिसकंटिन्यू कर दो, बी की प्रोडक्शन को डिसकंटिन्यू कर दो, मेक द सुपरवाइजर ऑफ बी रिडंडेंट, देयर बाय इनकरिंग रिडंडेंसी कॉस्ट ऑफ $6,000। अब अंडरस्टैंड करना, देव कह रहा है कि भाई दूसरा ऑप्शन यह है कि बी को डिसकंटिन्यू कर दे, बंद कर दे, और बी का जो सुपरवाइजर है ना उसको रिडंडेंट बना दो, अनएम्प्लॉयड। तो रिडंडेंसी की एक कॉस्ट देनी पड़ेगी $6,000, फिर उसे कोई सैलरी सैलरी नहीं देनी हमें। जो अभी हमें उसको सैलरी देनी पड़ती है मेरे ख्याल से कुछ 35,000 कुछ है, तो वो देनी नहीं पड़ेगी। ये रिडंडेंसी कॉस्ट अभी आप इनडायरेक्ट, हाँ आप फिक्स कॉस्ट ही कंसिडर करो ना, ये फिक्स कॉस्ट है, इनडायरेक्ट फिक्स कॉस्ट। फिर इंक्रीज द एडवर्टाइजिंग बजट फॉर ए इनिशियली बाय 8,000। तो अब क्योंकि आप बी डिसकंटिन्यू कर रहे हो तो आपका सारा फोकस ए पर आ जाएगा और आपका सारा गेम ए पर होगा। तो वो कह रहे ए की फिक्स, ए की एडवर्टाइजमेंट बजट बनाओ, पहले $8,000 का, $8,000 से इंक्रीज करेंगे इसका एडवर्टाइजिंग बजट, जो भी इसका एडवर्टाइजिंग बजट है। रिड्यूस द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बाय 0.44 पर यूनिट, ए की सेलिंग प्राइस कम करो, $11 से 0.44 कम कर देंगे। एंड दे बिलीव दैट दिस विल रिजल्ट इन अ 50% इंक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ए सोल्ड। तो देव ये बिलीव करता है कि इस सब से जो ए के यूनिट्स हैं वो इंक्रीज होंगे, इन सब से जो ए के यूनिट्स हैं वो 50% इंक्रीज होंगे। चेक कर लो एक दफा, मैं रिपीट कर देता हूं। ऑप्शन 2 में वो कह रहा है बी की प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू करो, सुपरवाइजर को रिडंडेंट कर दो, उसको रिडंडेंसी के एक दफा $6,000 देने पड़ेंगे, सैलरी खत्म हो जाएगी। ए का मार्केटिंग बजट, एडवर्टाइजमेंट बजट में $8,000 इंक्रीज करो, सेलिंग प्राइस कम करो, इन सब के बाद ए के नंबर ऑफ यूनिट्स 50% बढ़ जाएंगे, सेलिंग यूनिट्स बढ़ जाएंगे, जितने अभी हैं 50% और सेल होंगे। ये चेक करना, कह रहा है कैलकुलेट द रिवाइज टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इफ ऑप्शन 2 इज एडॉप्टेड। कह रहा है फिर से, अली आपका सवाल यहां पे फिर से पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का टोटल प्रॉफिट यहां पूछ रहा है, बिजनेस का, कि अगर ऑप्शन 2 एडॉप्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, तो नोट कर लेना, फोकस कर लीजिएगा। अच्छा, क्या क्या हमारे पास, ये चेक करके मुझे बताओ, क्या ऑप्शन 2 में बी खत्म हो रहा है? क्या ऑप्शन 2 में बी को हटा रहे हैं, बी को बंद कर रहे हैं? तो सर अब नोट कीजिएगा, मैं आपके सामने जो वर्किंग करने जा रहा हूं चेक कर लीजिएगा। ये सारा काम ए के लिए हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये चेक कर लो। ए की सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले थी $11, इट वॉज $11, रिड्यूस बाय 0.44 पर यूनिट। हर यूनिट की सेलिंग प्राइस कम कर दो, हर यूनिट की सेलिंग प्राइस कम कर दो 0.44 से। तो 11 माइनस 0.44, 10.56, ये लीजिए,
10.56 is the new selling price, revised selling price. अच्छा, लेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा, ये चेक कर लो ऑप्शन 2 में। क्या ऑप्शन 2 से मटेरियल पे कोई फर्क पड़ रहा है? लेबर पे कोई फर्क पड़ रहा है? वेरिएबल ओवरहेड पे कोई फर्क पड़ रहा है? द आंसर इज नो। नो सर। ना मटेरियल पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना लेबर पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना वेरिएबल ओवरहेड्स पे कोई फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ये यही रहेंगे 7.7 जो हमने निकाला है ना, 7.7, ये यही रहेगा सर, 7.7। तो ए की अभी भी वेरिएबल कॉस्ट 7.7 है। क्या इससे हमें ए के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया? ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या हमें ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा इससे? 10.56 माइनस 7.7, 2.86। ये लीजिए 2.86 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मल्टीप्लाई करेंगे इसको नंबर ऑफ यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट से। चेक कीजिएगा, कह रहे 50% इंक्रीज होंगे यूनिट्स, 50% इंक्रीज। अभी राइट नाउ 60,000 यूनिट्स है, 60,000। 50% ऐड होने के बाद ये हो जाएंगे 90,000 यूनिट्स, ये हो जाएंगे 90,000 यूनिट्स। ये चेक कर लीजिएगा, 90,000 यूनिट्स हो जाएंगे। 60,000 तो ऑलरेडी सेल होते थे। देव ने कहा अगर ऑप्शन 2 में हम ये सब काम करें तो 50% यूनिट्स और इंक्रीज हो जाएंगे। तो 50%, 60,000 का 50% 30,000 हो गया, 90,000 हो गए। 2.86 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, चेक कीजिएगा 257,400, ये आ गया टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब लेस करेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं आपके सामने यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट की वर्किंग कर रहा हूं, प्लीज चेक कर लीजिएगा टोटल फिक्स कॉस्ट। मैं आपके सामने यहां पर टोटल फिक्स कॉस्ट की वर्किंग कर रहा हूं। पहले तो ए के सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है ना, ए के सुपरवाइजर की सैलरी। फिर वो जो बी के सुपरवाइजर को रिडंडेंट किया, वो भी बेयर करनी पड़ेगी। वो जो बी के सुपरवाइजर को रिडंडेंट किया वो भी बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो बी तो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो ए को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा वो भी। फिर ए की जो एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज हो रही है, एडवर्टाइजिंग, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो भी फिक्स कॉस्ट है। और फैक्ट्री की टोटल टोटल फैक्ट्री फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री की टोटल फिक्स कॉस्ट, फैक्ट्री की टोटल फिक्स कॉस्ट, वो भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो अब आप ये चेक करें, ए के सुपरवाइजर की सैलरी थी 60,000, ये चेक कर लीजिएगा, ए के सुपरवाइजर की सैलरी थी 60,000। तो ए के सुपरवाइजर की सैलरी है 60,000, बी के सुपरवाइजर को रिडंडेंट किया 6,000 उसके, एडवर्टाइजिंग के 8,000, और फैक्ट्री की 77,000 कॉस्ट। जो बी बेयर करता था पहले, जो बी बेयर करता था,
अब बी डिसकंटिन्यू हो रहा है, फैक्ट्री का साइज थोड़ी खत्म हो रहा है, फैक्ट्री का साइज थोड़ी कम हो रहा है, फैक्ट्री का रेंट तो वही रहेगा, इंश्योरेंस वही रहेगी, यूटिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, सब कुछ वही रहेगा फैक्ट्री का। बस फर्क ये है, अब वो सब ए को बेयर करना पड़ेगा, अब वो सब ए को बेयर करना पड़ेगा। तो 60,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 77,000, 151,000, 151,000। तो सर प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट बिजनेस का 106,400, 1,06,400, ये प्रॉफिट आ गया। अब आप ये चेक कर लो, ए में, ऑप्शन वन में प्रॉफिट ज्यादा है, ऑप्शन टू में प्रॉफिट कम है। ऑप्शन वन में प्रॉफिट ज्यादा है 123,200, ऑप्शन टू में प्रॉफिट कम है। तो सुन लीजिएगा इस बात को, आगे हमसे 5 मार्क्स में एडवाइस कह रहा है कि देव को एडवाइस करो कि उसे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोनों के फायदे बताएंगे, दोनों के प्रॉब्लम्स बताएंगे, और फिर एक तरफ होंगे। द आंसर शुड बी टू साइडेड, द डिस्कशन शुड बी टू साइडेड, द रिकमेंडेशन शुड बी वन साइडेड। तो अगर मैं इस पर एडवाइस करने पे कमेंट करता, तो मैं कहता ऑप्शन वन इज रिजल्टिंग इन ग्रेटर प्रॉफिट, ठीक है ना। हाउएवर, हाउएवर एक उसमें इश्यूज ये हैं कि क्या अपग्रेडेड मॉडल रिक्वायरमेंट है भी या नहीं कस्टमर की, हमें ये नहीं पता। दूसरा, क्या अपग्रेडेड मॉडल की प्रोडक्शन के लिए वर्कर्स को, लेबर्स को हमें ट्रेनिंग्स तो नहीं देनी पड़ेंगी, हमें ये भी नहीं पता। ये ऑप्शन वन के प्रॉब्लम्स भी बता दिए। ऑप्शन टू में प्रॉफिट तो है, बी से कम है, बी से कम है, प्रॉफिट है, बी से कम है। एडवांटेज ये है कि सारा फोकस ए के ऊपर आ जाएगा, तो ए में स्पेशलिटी बन जाएगी, प्रोडक्ट ए में स्पेशलिटी बन जाएगी। लेकिन कंसर्न ये है कि क्या बी के जो वर्कर्स को निकाला जाएगा तो उससे ओवरऑल डीमोटिवेशन तो नहीं हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, और क्या कोई वर्कर यूनियन, ट्रेड यूनियन का कोई इंपैक्ट तो नहीं आएगा सामने, नेगेटिव इंपैक्ट, कोई स्ट्राइक स्ट्राइक। तो ऐसे कमेंट करके हम कंक्लूड कर देंगे। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है यहां पे कि ये जो फोरकास्ट हैं ये कितनी वैलिड हैं, कितनी एक्यूरेट हैं, ये भी तो पता करनी है ना, ये फोरकास्ट कितनी एक्यूरेट है। मुझे बताएं, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस सर।